इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 11 आधुनिकीकरण के रास्ते भाग 2। इसमें हम परिचय से शुरुआत करेंगे। हमने ऊपर अभी तक ले क्या पढ़ा? हमने ऊपर अभी तक ले पढ़ा कि हमें क्या पढ़ना है, मतलब वही परिचय ही था। और अभी भी हम इस पाठ का परिचय अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब शुरुआत में केवल परिचय किसका देगा? चीन और जापान का। पूरा परिचय तो हमने ऊपर भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या अलग मिलता है। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफी अंतर है। कैसे में? चीन कहाँ उतना विशाल का है, जापान कहाँ होती चुकी अंडा। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि चीन विशाल काय महाद्वीप, क्या है? महाद्वीपीय देश है, बहुत बड़ा देश है। ठीक है, जिसमें कई तरीके से जलवायु वाले क्षेत्र हैं। कई इलाके में कई तरह के जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं। अब नदियां का नाम, जो नदी है वहां पर उसका नाम देखो, पीला नदी जिसको वो लोग बोलते हैं हुआंग हे। उसके बाद नदी है यंग तसी नदी जिसको वो लोग बोलते हैं छांग जियाओ। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है पहली गंगा नदी। द नदी इज नॉट, गंगा इज नॉट अ नदी, नॉट अ रिवर। गंगा इज ए मदर। गंगा हमारी माँ है, कोई नदी नहीं है, नदी बाद में। तो कोई पूछे ना कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तो सबसे पहला नाम बोलना यमुना। तो लोग बोलेगा हमने तो अभी तक गंगा पढ़ा। जी नहीं, यमुना इज द बिगेस्ट रिवर इन इंडिया, बट गंगा इज माई हार्ट, गंगा इज माई मदर। ऐसा जवाब दो, गंगा हमारे लिए हमारी माँ है। तो स्वामी विवेकानंद भी जब अमेरिका में गए थे तो उनसे भी पूछा गया था, वो डायरेक्ट बोले थे। कौन बोल दिया आपको? जी नहीं, हमारे देश की सबसे लंबी नदी है यमुना और गंगा हमारे लिए माँ है। तो ये ऐसे जज्बात अंदर से आता है, ये देश प्रेम से आता है। और जब तक देश प्रेम नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तीसरी नदी है पर्ल नदी। देश का बहुत सा हिस्सा पहाड़ी है, चाइना का बहुत सारा इलाका पहाड़ी इलाका है। तो 3 नदी के बारे में जान गए। पीला नदी जिसको वो लोग हुआंग हे बोलते हैं, यंगतिस नदी जिसको वो लोग छांग जियाओ बोलते हैं, और पार्ल नदी। तो ये 3 नदी वहां पर बहुत बड़ा बड़ा। ठीक है, उसके बाद सहारा इलाका सब पहाड़ का। वो पहाड़ काट काट कर घर में बिल्डिंग में टाइल्स लगाता है सब। भैया जब है तो लगाइबे करेगा, पहाड़ काट कर झोंकबे करेगा, उसमें दिक्कत किस बात का है? ये देख लो आप, पूर्वी एशिया है, ये पूर्वी एशिया का इलाका है इतना दूर। जापान कौन सा है? जापान ये छोटा सा इलाका है, समझ रहे हो ना? जापान एक छोटा सा ही इलाका है। तो यहां से लेकर यहां तक सब जापान आता है, जिसमें क्यूशु, हिरोशिमा, क्योतो, टोक्यो, टोक्यो भी जापान में ही आता है, शिकागो जापान। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि चीन का इलाका कितना बड़ा है। ये चीन का इलाका है अपना। ऊपर मंगोलिया है, यह भी चीन में ही है। कजाकिस्तान ये अलग है भैया। और उसके बाद आता है अपना नीचे वाले क्षेत्र में भारत। तो भारत इज अ बिग कंट्री। सब जानते हैं कि ये देश बहुत बड़ा है। यहाँ के देश में रहने वाले लोगों का भी दिल बहुत बड़ा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कोई और नहीं कहा है, वही कहा है जिसने स्पेस से दुनिया के ऊपर अंतरिक्ष से जाकर भारत को देखा। उसने कहा सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान की महत्वता ऐसे ही नहीं आती है ना। आप सेटेलाइट खोलकर जब हिंदुस्तान का फोटो देखोगे ना, रात वाला नाइट विजन, तो लगेगा कि एकदम पूरा चमकीला, एकदम लगता है कि सितारा चमक रहा है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ही, परिचय में ही। हान सबसे प्रमुख जातीय समूह है। चाइना में हान समूह सबसे बड़ा जातीय समूह है और प्रमुख भाषा है चीनी, जिसको वो लोग बोलते हैं वहां के भाषा में पुतोंग हुआ। क्या बोलते हैं? पुतोंग हुआ। लेकिन कई और राष्ट्रीयता वहां पर है, जैसे कि उइघुर, हुई, मांचू और तिब्बती। ये कुछ समुदाय हैं जो वहां पर अभी भी बड़े पैमाने पर हैं। कैटनीज, कैटन जिसको वो लोग बोलते हैं गुआंग जाओ। क्या जाओ? गुआंग जाओ।
मतलब अलग अलग उनके भी समुदाय है। तो गुआंग जाए की बोली उई, उई, वो लोग उई भाषा बोलते हैं। और सिघा सिघाई नीज में सिघाई की बोली बोली जाती है, जिसमें ऊ बोली बोली जाती है। ठीक है, बोली ऊ। तो यहाँ के भाषा में हमें समझ में नहीं आएगा, वहां के भाषा में ऐसा ही बोला जाता है ऊ या शुआ शुई चुआ। तो ना हम लोग को समझ में आएगा, ना हम लोग को समझने की जरूरत है। हम लोग चाइना जाएंगे अंग्रेजी बोल लेंगे भैया, इंग्लिश बोल लेंगे। व्हाट आर यू नेम, व्हाट आर डूइंग। अरे यार टूटा फूटा कुछ भी बोल दो। अरे नहीं समझ में आएगा तो गूगल ट्रांसलेटर हिले काम कर लो। आगे देखते हैं। जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती है, वहां पर कई अल्पसंख्यक भाषा भी बोली जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लोग हैं अपना अपना भाषा बोलते हैं। और बिहार का लोग तो भैया जहां भी रहेगा भोजपुरी बोलेगा। ले तोरा कोई कुछ वो कर ले, वो भोजपुरी बोलेगा। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है। चीन के खानों में जाओगे तो वहां के विविधता की एक न एक झलक तो आपको वहां पर देखने के लिए मिल ही जाएगा। और इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं। अब देखो कौन कौन से खाने हैं वहां पर, प्रमुख खान, जिसमें सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली दक्षिण या कंटोनी है। क्या है? दक्षिण या कंटोनी है, जो कैंटन और उसके आंतरिक क्षेत्रों की है, जिसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाले ज्यादातर चीनी कैंटन, जो भी विदेशों में रहते हैं, कैंटन प्रांत से आए हैं। किधर से आए हैं? जितने भी ज्यादातर उधर के रहने वाले लोग हैं वो कैंटन प्रांत से आए हुए हैं। याद रहेगा, क्योंकि जरूरत नहीं याद करने की। और अभी का सेशन में 2023-24 के सेशन में इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया, इस चैप्टर हटा दिया गया है। आधुनिकीकरण के रास्ते पूरा तरीके से हटा दिया गया, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप पीछे का भी नॉलेज ले लो, उसके बाद से मैं फिर सिलेबस चेंज करूंगा। धीरे धीरे मैं आपको लेसन का नाम बता दूंगा कि ये पार्ट पढ़ाई होने वाला है, नया ये ऐड हुआ है, तो आपको वो ऐड कर दिया जाएगा। इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, समझ रहे हो ना। आगे देखो, यहाँ पे जाना माना डिमसम। जाना माना डिमसम, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दिल को छूना, यही का खाना है। क्या नाम है? जाना माना डिमसम खाना, दिल को छूने वाला खाना वहां पर ये लोग खाते हैं, जो गूथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर, गूथे हुए आटे में मतलब रोटी में सब्जी भरकर उबाल कर बनाया गया व्यंजन जैसा है। मतलब आटा लो, रोटी बेलो, रोटी बेलने के बाद उसमें सब्जी डालो। किस चीज की सब्जी डालो? किसी चीज का सब्जी डाल दो, कोबा कोबी जो भी हो सब्जी डालो, उसको दाब दो, जिस तरह मोमोज डालते हैं, उसको पानी में उबाल दो और उबालने के बाद उसको खाओ। बहुत टेस्टी। एक दिन चलिए हम भी बनाते हैं, बनाकर आपको जरूर फोटो मतलब अपलोड करेंगे इस चैनल पे, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के चैनल पे, आप देखना। उत्तर में गेहूं मुख्य आहार है। तो चाइना के उत्तर में जाओगे, उत्तर में किधर? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, मलेशिया के तरफ नहीं, मंगोलिया के तरफ, उधर आपको गेहूं बोए जाते हैं। तो वो लोग भी कम थोड़े, गेहूं तो बोबे करेंगे। तो वहां का मुख्य आहार है। शायद बोते होंगे कि नहीं बोते होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन वहां उत्तर में गेहूं मुख्य आहार है। शायद लोग खाता होगा, चाहे उगाता भी होगा। जबकि सेचुआ में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खास झालदार और तीखा खाना मिलता है। आप उधर के किधर चले जाओगे? सेंचुआ इलाके में जाओगे तो वहां पे लोग मसालेदार खाना खाते हैं, तीखा खाना खाते एकदम मसाला मारकर। पूर्वी चीन में आप जाओगे तो चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। उधर के लोग थोड़ा पेटू किस्म के होंगे, इसलिए चावल और गेहूं दोनों खाते हैं। और हम लोग भारत के वासी खूब खाने वाले इंसान है। खूब खाओ, खूब मस्त रहो, इतना खाओ कि पेट बाहर निकल जाए, इतना हम लोग खाते हैं। खाने बढ़ जाए तो वाह क्या बात है। इसीलिए बोला जाता है ना, हमारे देश में इतनी संपत्ति है कि लोग पेट भर सकता है, लेकिन पेट ही भरने की कोशिश करोगे तो देश हमारा बर्बाद होगा। ये याद रखने वाली बात हो जाती है।
आगे देखो, इसके विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है। द्वीप मतलब क्या, उनके पास अलग अलग द्वीप भी है, द्वीपों का भी संग्रहालय उनके पास है, मतलब अनेकों प्रकार के टापू उनके पास है, जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप हैं। अब 4 द्वीपों का नाम देखो, सोन्सु सॉरी होन्सु, क्यूस होन्सु, क्यूसु, ठीक है, सिको सॉरी सिकोकू और होकाइदो। चारों यहाँ पे हो गया, चारों का नाम मैंने बोल दिया। उसके बाद से देखो, ओकिनावा द्वीप की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है। सबसे दक्षिण में जाओगे तो आपको कौन श्रृंखला मिलेगा, ओकिनावा द्वीप श्रृंखला मिलेगा उधर। तो ओकिनावा द्वीप देखने को मतलब ओकिनावा टापू देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाऊं क्या, ओकिनावा, शिकागो, शिकोकू, ये देख लो आप, यहाँ पर आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर देख लो, शिकोकू, क्योतो, ये सब चाइना ने हड़प लिया है यहाँ पर, ठीक है, चाइना वाला हड़प लिया है पूरा। और इधर इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी सब दिखाई देता तो मैं जरूर दिखाता आपको। लगभग देख सकते हो जो भी टापू वहां पर हो, यहाँ पर तो ओकिनावा की बात किया जा रहा है, वो पूरा तरीके से बहामासा वाले ही अक्षांश है। एक तरीके से देखा जाए तो 12 महीना हम लोग बोल सकते हैं इसे, बहामासा मतलब 12 महीना, वहां पर जो भी होगा ऐसा होता होगा सालों भर। मुख्य द्वीपों की बात कर ले, 4 द्वीप जो नाम यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ पर 50% से अधिक जमीन जो है ना पहाड़ी है, केवल पहाड़ है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र है, क्योंकि जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आता है, वोल्केनो भी फट जाता है, और इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहां की वास्तुकला को प्रभावित किया है। क्योंकि भूकंप आएगा गिरेगा, भूकंप आएगा गिरेगा, भूकंप आएगा गिरेगा। अब जापान वाला सोचा कि ऐसा घोड़े बना दो, भूकंप आएगा मेरा घर हिल हिल कर वहीं पर ठिक जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। ऐसा बेड उन लोगों ने बना दिया कि भूकंप आएगा तुरंत आदमी उसमें घुस जाएगा और ऊपर से बंद, अंदर रहो। इस तरीके की व्यवस्था है कि 3-4 दिन में तो आपको वहां से निकाल ही लिया जाएगा, जिंदा बच जाओगे। अधिकतर जनसंख्या जापानी है, जापान में अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आउन आउन है यहाँ पे, तो आउन अल्पसंख्यक है वहां पर। तो आउन लोग जो है बहुत कम लोग हैं, और कुछ कोरियाई के लोग हैं, कहाँ के, कोरिया लोग हैं, और मुसलमान भी है, चाइना में मुसलमान भी है, लेकिन मुसलमानों की औकात नहीं है कि वहां पर बोल देने। मुसलमान है लेकिन मुसलमानों की इतनी औकात नहीं है कि वो मुंह खोल के ठीक से बोल देवे, इतना ज्यादा वहां पर शासन टाइट रखा जाता है। आप बोलोगे कल सुबह आपको लटका दिया जाएगा, ले बे, रातें रात लटका दिया जाएगा, सुबह उतार कर आपको जला देगा, तो नहीं तो दफना देगा सब। तो ये नियम है, मैं ये अंधविश्वास नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। वहां पर किसी भी समुदाय को उतना ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो राजतंत्र के इलाके में अभी भी चल रहा है। गणतांत्रिक है, वहां पर भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए नहीं होता है, ये आपको भी मानना होगा। जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था, जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। जब कोरिया जापान के अंदर आता था उस समय आउन लोगों को वहां पर मजदूर बनाकर लाया गया था, नौकर दास बनाकर लाया गया था, और वैसे ही उनको बसा दिया गया। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है, जापान में लोग पशुपालन नहीं करते हैं। चावल बुनियादी फसल है, वहां पर चावल शायद उगाए भी जाते हैं, और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है वहां के लिए। जापान में लोग मछली खूब खाते हैं, मछली, केकड़ा, कुकड़ी सब खाया जाता है, सब भूज भाज के। कच्ची मछली सासिमी, कच्ची मछली जो है सासिमी या सूखी, यहाँ पर देख लो आप, यहाँ बात समझना कि सासिमी या सूखी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है। तो वहां पर मछली को सुखा कर पता नहीं कैसे खा जाते हैं, सुखा कर रखते हैं, फिर पानी में डबका वगैरह का वो खाते हैं। तो ये अब दुनिया में भी प्रसिद्ध हो गया है। मैं जब नासिक गया था तो वहां पर हम लोगों को ऐसा ही मछली दिख रहा था, ढाका में वो लोग बड़का बड़का दौड़ा में वो लोग सुखा कर रख लेते मछली, झींगा, बड़ा बड़ा मछली भी। तो हमारे साथ हमारे दोस्त थे, वो पूछे कि ये क्या है, तो हमको लगा कि वो सेम का बिया होगा, तो हमने बोल दिया कि सेम का बिया है, लेकिन बाद में मालूम चला वो तो मछली, सूखी मछली है।
तो सूखी मछली हमें बचपन से ही पसंद नहीं है, हम खाते हैं तो उल्टी करने लगते हैं, वोमिटिंग होने लगता है, इसलिए आई डोंट लाइक इट, मुझे ये सब पसंद नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि एक तरीके से ये सब मछली खाना भी सेहत के लिए खतरनाक है, जरूरी नहीं है। अब भले लोग खाते हो किसी तरह खाएं, उनकी मर्जी, डूब मरे, उससे हमको क्या लेना देना का। अब आता है जापान, राजनीतिक व्यवस्था। अब जापान में राजनीतिक व्यवस्था कैसे, ठीक है। जापान पर क्योतो में, कहाँ पे, जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था। कहाँ पे, क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन जापान पे हुआ करता था। लेकिन 12वीं सदी आते आते 1180 1160 आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथों में आ गई थी, ठीक है। अब शोगुनों का कब्जा हो गया था, जो संवैधानिक, यहाँ पर है, सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। और एकदम एक तरीके से सैद्धांतिक रूप से, एकदम संवैधानिक रूप से वो राजा के नाम पर ही शासन करते थे। 1603 से लेकर 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। शोगुन पद पर वो लोग कायम थे और पूरे करीब 200 वर्षों तक राज किया, ठीक है। देश 250 भागों में विभाजित था। कितना, 250 भाग में विभाजित था, समझो कम नहीं होता है। जिसका शासन दाइम्यो चलाते थे, किसी का नाम होगा दाइम्यो, तो वही शासन सब चलाते थे। शोगुन दाइम्यो पर नियंत्रण रखते थे। जितने भी शोगुन लोग थे दाइम्यो पर, दाइम्यो मतलब वहां के जितने भी स्थानीय जमींदार हो गए, तो वो लोग शासन करते थे। और जो राजा होता था उन जमींदारों पर शासन करता था, तो ये नियम था। शोगुन दाइम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी मतलब एदो, आधुनिक टोक्यो, आधुनिक में उसको टोक्यो बोला जा सकता है, तो टोक्यो में रहने का आदेश देते थे कि टोक्यो में ही ज्यादातर रहो, ताकि उनके तरफ से कोई खतरा ना रहे। तो मतलब जितने भी राजा थे, शोगुन लोग थे, दाइम्यो को बोलते थे कि भैया तुम हमारे राजधानी में रहो, टोक्यो में रहो, जो उस समय एदो बोले जाते थे, एदो में रहो कि तुम पर नियंत्रण रख सके, कि तुम बगावत ना कर दो। समझ रहे हो ना कहां तक सोच थी इनकी। तो शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। और सामुराई योद्धा वर्ग, अब समुराई जो थे केवल योद्धा वर्ग थे, ये केवल लड़ना ही जानते थे। तो समुराई शासन करने वाले कुलीन थे, क्या थे, कुलीन थे। और वे शोगुन तथा दाइम्यो की सेवा करते थे, वो दोनों की सेवा करते थे, वो सेवा करने के लिए ही जाने जाते थे। कुलीन मतलब यहाँ पर पैसा लो काम करो, पैसा लो काम करो, पैसा लो सेवा दो, बस यही उनका काम था, बाकी कुछ नहीं। 16वीं सदी के अंतिम भाग में, कब, 16वीं सदी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तनों ने आगे के विकास की तैयारी की। कैसे में, पहला किसानों के हथियार ले लिए गए, किसानों के पास जितना भी हथियार था उसको ले लिया गया, और अब केवल सामुराई तलवार रख सकते थे, बाकी कोई नहीं रख सकता था। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। अगर जनता के पास हथियार रहेगा तो वो लड़बे करेगा, इसलिए जनता से हथियार ही ले लो, झगड़ा झंझट खत्म। और दूसरा बात यहाँ पर आ जाता है, दाइम्यो को अपने क्षेत्रों की राजधानी में रहने के आदेश दिए गए कि भैया अब दाइम्यो जितने भी जमींदार है अपने राजधानी में आप रह सकते हो, अपने इलाके में रह सकते हो। और उन्हें काफी हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई, आजादी दी गई कि भैया तुम्हारे शासन काल में जैसा तुमको चलाना है चलाओ। पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा। पहला में क्या था कि हर तरीके से नजर रखे जाते थे, दूसरे में अब सबको छूट दिया गया धीरे धीरे। तीसरा था मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया। मालिकों का, चाहे उसका जो करता धरता था, उसके लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। जिस तरह उत्पादक होता था, उत्पादन होगा, उसी तरह भूमि को बांट दिया गया। और इन सब का
मिला जुला मकसद राजस्व के लिए अस्थायी आधार बनाना था। और मकसद साफ था, कैसे इसे जमीन बांट कर हर किसी को दे देंगे तो वहां से राजस्व की असूली अच्छे से हो सकती थी, गवर्नमेंट टैक्स ले सकती थी। सिंपल इन लोगों का फंडा यही था। दाइमियों की राजधानी, जो भी जमींदार हुआ करते थे उनकी भी राजधानी थी। तो दाइमियों की राजधानियां बड़ी हुई, बहुत बड़ी हुई, धीरे धीरे बढ़ते गई, जिसके चलते 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन चुका था। और जापान का उस समय जो एदो क्या था, राजधानी था, वो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर बन चुका था विश्व में, दुनिया में। इसके अलावा ओसाका और क्योतो अन्य बड़े शहरों के रूप में उभर कर आए थे। दूसरे तीसरे नंबर पे ये सामने आए। कम से कम 6 ऐसे गढ़ वाले शहर उभर कर आए जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक थी। तो ये जनसंख्या सामने आ गया। और जो हिरोशिमा का इलाका जो था ना जापान का, 1940-44 के करीब में वहां पर 1 लाख जनसंख्या हो चुका था। इसीलिए अमेरिका ने वहां परमाणु बम गिरा दिया। ले भाई, सब कोई जल कर राख हो गया। समझ रहे हो ना कितना ज्यादा हानि हुआ होगा। एकदम घर तो ताश के पत्ता का जैसा उड़ते चला गया, इतना खतरनाक बम था वो। आज का बम तो उससे भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। एक बार मारो तो लोगों को पलक झपकाने के भी समय नहीं मिलेगा, लोग बर्बाद। और इसकी तुलना में जितनी जनसंख्या थी, इसकी तुलना में उस समय के ज्यादातर यूरोपीय देशों में केवल एक बड़ा शहर था। जापान में 3-4 शहर सामने आ चुके थे, कम से कम 6 शहर तो थे। और बाकी बड़े बड़े देशों में एक से बड़ा ज्यादा शहर नहीं हुआ करता था। और ऐसे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और वित्त और ऋण की प्रणालियां स्थापित हुई और उन लोगों का विकास हुआ, आर्थिक व्यवस्था सुधरा और वो लोग ऋण की प्रणाली और वित्तीय सेवाओं की प्रणाली को चालू कर दिया। व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे थे। जो व्यक्ति का गुण था उसके पद से ज्यादा उसको मूल्यवान समझा जाता था। पद भले कुछ भी हो, अगर आपकी नॉलेज ज्यादा है तो आपको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। शहरों में जीवंत संस्कृति खिलने लगी, जहां तेजी से बढ़ते व्यापारी वर्ग के नाटक और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया गया था। तेजी से फैलने वाले जितने भी उधर के लोग थे उन लोगों को प्रोत्साहन दिया गया। नाटक करने वालों को, जो उनका स्थानीय कला था, संस्कृति था, उसको एक प्रोत्साहन दिया गया कि तुम भैया आगे बढ़। चूंकि लोगों को पढ़ने का शौक था, होनहार लेखकों के लिए यह संभव हो सकता है कि वे केवल लेखन से अपनी जीविका चला लें। मतलब जितने भी होनहार लेखक थे उनको इतना प्रोत्साहन दिया गया कि केवल लेखन से भी वह अपनी जीविका चला सकते हैं। आज भारत में आप लेखन से अपनी जीविका चलाना चाहते हो तो इम्पॉसिबल है, नहीं चला सकते। लेकिन वही आप फेमस हो गए, आसानी से चला सकते हो। एदो में लोग जो थे ना, नूडल की कटोरी की कीमत, यहाँ पे समझना कि एदो में लोग, नूडल मतलब क्या, चाउमीन और मैगी, तो नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले लेते थे। मतलब समझना है कि जितने में हम नूडल खाने वाला कटोरी खरीदते थे उतना में वो लोग किराए पर किताब ले लिया करते थे। और इससे यह पता चलता था कि छपाई किस स्तर पर होती थी। छपाई लकड़ी के ब्लॉक से की जाती थी, लकड़ी के ब्लॉक से की जाती थी। जापानी लोग यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो लोग अपना छपाई खुद करते थे, अपना किताब खुद छापते थे। समझो कि किस तरह के उस समय छपाई होती होगी। पढ़ना कितना लोकप्रिय था उस समय कि लोग कटोरी छोड़कर किताब किराए पर लेते थे। आज के जमाने में बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, उनके पास किताब नहीं हो रहा है, किताब बुक में मतलब दुकान में नहीं मिल रहा है, ये सबसे शर्म वाली बात हो जाती है। आपके किताब भंडार में, आपके शहर में जो किताब भंडार है, जहां पर किताब मिलता है, बुक स्टॉल, वहां पर आपके ग्रेजुएशन का किताब नहीं मिले, पीएचडी का किताब नहीं मिले, तो धिक्कार है ऐसा सिटी होने का, धिक्कार है उस सिटी के लोग कहलाने के लिए, क्योंकि आपके पास वो किताब नहीं है। आपके
स्टेशनरी शॉप में, बुक स्टॉल में किताब नहीं बिक रहा है, एक भी लाइब्रेरी नहीं है ढंग का जहां पर आप जाकर किताब ले सकते हैं। जापान अमीर देश समझा जाता था, सही बात है, समझना भी चाहिए, क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसे विलासी वस्तुएं आयात करता था। क्या करता था? चीन से रेशम मंगा लेता था और भारत से कपड़ा बहुत बड़े पैमाने पर मंगाता था, और इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने से अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ा, जिसके वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। और इतना ज्यादा यहाँ पर अर्थव्यवस्था में उन लोगों का उतार चढ़ाव आया कि कीमती वस्तुओं को वो लोग आयात निर्यात करने को बंद कर दिए। ले भाई, अब तू लोहा ले जा, पत्थर ले जा, कागज ले जा, लेकिन अब तुमको हम कभी भी सोना चांदी नहीं देंगे। उन्होंने क्योतो के निशिजिन में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए, जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। तो रेशम का विकास कैसा हो उसके लिए भी वो काम किए कि निर्यात मतलब आयात ना करना पड़े, खरीदना ना पड़े दूसरे देशों से। निशिजिन का रेशम जो था ना, दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाता था। निशिजिन का, चाइना वाला, सबसे बढ़िया रेशम माना जाता था वहां का। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल, और धीरे धीरे मुद्रा मतलब पैसों का इस्तेमाल, रुपयों का इस्तेमाल बढ़ गया। और चावल के शेयर बाजार का, चावल का भी शेयर बाजार होता था, तो चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास सामने दिखने लगे कि अर्थतंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रही थी। अर्थतंत्र नई दिशाओं में धीरे धीरे विकसित हो रहा था। सामाजिक और बौद्धिक बदलाव धीरे धीरे हुआ। मिसाल के लिए देखा जाए तो प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन ने लोगों को यह सवाल उठाने पर मजबूर किया कि जापान पर चीन का प्रभाव किस हद तक है। ये सामने लोगों को दिखा दिया, सवाल उठाकर सामने दिखा दिया, सवाल उठाने पर मजबूर किया कि जापान पर चीन का प्रभाव किस हद तक है, जापान कितना चीन का बात मानता है, जापान में क्या क्या चीन से आता है, सब दिखाया। और यह तर्क पेश किया कि उस समय तर्क पेश किया गया कि जापानी होने का सार, जापानी होने का जुनून, जापानी होने का गौरव चीन के संपर्क में आने से बहुत पीछे का है, पहले का है। मतलब चीन के साथ में होने का, चीन के साथ संपर्क में आने से पहले से हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, ज्यादा अच्छे थे और ज्यादा अच्छे हैं, ये लोग जापानी लोग बोलते हैं। और यह सार की कहानी जो है, चीन के संपर्क से आने से पहले हम समृद्ध थे, ये बात कहानी जैसे उच्च प्राचीन साहित्य में और जापान की उत्पत्ति और पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है। जापान के पौराणिक कथाओं में, साहित्य में, उनके प्राचीनतम साहित्य में देखने को मिलता है। और ये मिथकीय कहानी बताती है। यहाँ पर देखना, वो लोग बोलते हैं कि ये कभी मतलब कोई दूसरा, ये मिथकीय मतलब काल्पनिक कहानियां है कि इन द्वीपों को भगवान ने बनाया था। ये सही बात है, काल्पनिक कहानी है कि किसी द्वीप को भगवान ने नहीं बनाया, क्योंकि हर द्वीप को, हर देश को, देश में उत्पन्न होने वाले हर पदार्थ, हर जीव को भगवान नहीं बनाया है। और वे लोग मानते थे कि सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी थे, मतलब सूर्य के बेटे कौन थे? सम्राट, जो वहां पर राज्य करते थे। ऐसे ऐसे वो लोग बातें बोला करते थे, पता नहीं उसमें कितना सच होगा, कितना नहीं सच होगा, कौन जानता है। और देखो अगले भाग में हम पढ़ेंगे क्या, निशिजन क्योतो की एक और बस्ती है 16वीं शताब्दी में, वहां 31 परिवारों का बुनकर संघ था। 17वीं शताब्दी के आखिर तक इस समुदाय में 70,000 लोग थे। रेशम उत्पादन फैला और 1713 में केवल देसी धागा इस्तेमाल करने के आदेश जारी कर दिए गए कि देसी धागा इस्तेमाल होगा, बाकी नहीं, जिससे उसे और प्रोत्साहन मिला था। निशिजन में केवल विशिष्ट प्रकार के महंगे उत्पाद बनाए जाते थे। रेशम उत्पादन से ऐसे क्षेत्रीय उद्यमी वर्ग का विस्तार हुआ जिन्होंने आगे चलकर तोकुगावा व्यवस्था को चुनौती दी।
जब 1859 में विदेशी व्यापार की शुरुआत हुई, जापान से रेशम का निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का प्रमुख स्रोत था। जब ये आयात निर्यात चला तो जापान से रेशम का जब निर्यात होने लगा था, कहाँ पे बात चल रहा है, विदेशी व्यापार में, तो अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का प्रमुख स्रोत बन गया था। एक ऐसे समय में जबकि जापानी अर्थव्यवस्था पश्चिमी वस्तुओं के मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, उस समय वहां से जब व्यापार होता था जिससे मुनाफा बहुत ज्यादा होता था, किधर, विदेशों में। और देखो गेंजी का कथन क्या बोलता है, मुरासाकी सिकुबू द्वारा लिखी गई हियान राज दरबार की यह काल्पनिक डायरी डिटेल ऑफ द गेंजी जापानी साहित्य में प्रमुख कथाकृत बन गई है। मतलब एक तरीके से किताब है, डिटेल फॉर द गेंजी जापानी साहित्य में, हमें ये पढ़ने को देख सकते हैं। उनका कथन है कुछ, देखो कथन क्या है, इस काल में मुरासाकी जैसी अनेक लेखिकाएं उभरी जिन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया। ऐसे मुराकाशी जैसे बहुत सारी लेखिकाएं उभर कर आई जिन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों ने चीनी लिपि का, ठीक है, महिलाओं ने जापानी लिपि का, पुरुषों ने चीनी लिपि का। चीनी लिपि का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। और इस उपन्यास में कुमार गेंजी को रोमांचक जिंदगी दर्शाई गई है और हेयान राज दरबार के अभिजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर पेश की गई है, ठीक है। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि औरतों को अपने पति चुनने और अपनी जिंदगी जीने की कितनी आजादी थी। समझो कि उस जमाने में वहां के औरतों को अपनी पसंद के पति चुनना और अपनी जिंदगी कैसे जीना है इसका फैसला लेने का अधिकार उन लोगों का था। हमारे देश में सदियों से चलता आ रहा था, लेकिन कुछ नुस्खे और कुछ दुश्मनी की वजह से इन सभी चीजों को भ्रष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। अगले भाग में पढ़ेंगे मेजी पुनर्स्थापना। मेजी के बारे में ये तो है नहीं, तो मेजी पुनर्स्थापना क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम चीन और जापान के बारे में बोले ना, 3-4 पेज 6 पेज तक, करीब 8 पेज तक जाएगा। आप करीबन इसमें तो आप 10 भाग से ऊपर जाने वाला है। आप ध्यान रखना, पढ़ते रहो। अरे मजा आता है पढ़ने में यार, जिस दिन नहीं पढ़ो उस दिन तो मेरा सिर दर्द करने लगता है। आपका पता नहीं कैसे नहीं करता होगा। आपको कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए, जो सलाह देना चाहते हैं कमेंट कीजिए, कुछ बताना है कमेंट कीजिए। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।